नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है गृह विभाग की समीक्षा, पुख्ता हो कानून व्यवस्था। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। आमजन को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रशासन में सुधारों के साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, शिकायतों के त्वरित निराकरण और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ऐसा प्रशासनिक ढांचा विकसित करना है जिसमें पारदर्शिता, दक्षता और संवेदनशीलता के साथ नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो। कानून व्यवस्था की मजबूती और प्रशासनिक कसावट के माध्यम से मध्य प्रदेश सुशासन के नए मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय आला अधिकारियों का अपराधों की स्थिति पर फीडबैक लिया, साथ ही संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौर में पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गृह विभाग द्वारा आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की तारीफ करते हुए पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों को सराहनीय बताया है। आइए इस पर बताते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। होम की पूरी समीक्षा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी कि पुलिस ने बीते हमारी 2.5 साल की सरकार में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है, जिसके आधार पर हम मध्य प्रदेश पुलिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। एक तरफ सालों पुरानी नक्सलवादियों की जो परेशानी थी, हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी राज्य के अंदर कई प्रकार से इनके कारण से विकास भी अवरुद्ध था, कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी। कांग्रेस के शासनकाल में एक हमारे मंत्री की भी हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मैंने सबको बधाई दी है और दुनिया देख रही कि भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया है। उम्मीद करेंगे विकास के इस क्रम में पुलिस अपनी क्षमता से काम करे, प्रशासन अपने ताकत से विकास के काम करे, प्रदेश में सुशासन की बयार चले। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ मुख्यालय आया था। मुझे अपने इस सारे क्रम पे खास करके होम डिपार्टमेंट के लिए गए सारे कामों के प्रति संतोष भी है और उम्मीद करेंगे और ताकत के साथ आगे बढ़े। तो देखिए, गृह विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है और कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के कड़े निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। सभी विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, सभी स्तर के अधिकारी, डीएसपी स्तर के, एसपी स्तर के अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में और उनसे भी फीडबैक लिया गया और कड़े निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं कि कानून व्यवस्था एकदम पुख्ता होनी चाहिए और सुशासन की राज्य में बयार है। मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। नरेश शर्मा रिटायर्ड डीएसपी है, बहुत स्वागत है नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक एम इंदौरिया वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में मोहनलाल मोदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नरेश शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों से भी फीडबैक लिया है और राज्य में सुशासन की बयार आए, ये उनका बयान है, तो आप क्या देखते हैं इतने वर्षों में और मुख्यमंत्री मोहन यादव के अगर कार्यकाल की हम बात करें तो उनके कार्यकाल में कितने बड़े, नए और सकारात्मक बदलाव पुलिसिंग में देखने के लिए मिले हैं? देखिए, ऐसा पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो आज एसपी और डीजी की बैठक ली है, एसपी की और डीजी साहब की, वो स्वागत योग्य है। ऐसी बैठकें होते रहना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की निरंतर समीक्षा भी होते रहना चाहिए। मेरा यहाँ तक मेरा अनुभव कि किसी भी शहर की, किसी भी जिले की या प्रांत की या राष्ट्र की उन्नति का आकलन करने में लॉ एंड ऑर्डर वहां का कैसा है, ये एक महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। इस आधार पर देखा जा सकता है कि वो शहर, जिला, प्रांत या वो जो राष्ट्र है वो कितना विकसित है।
अब सुशासन की बात भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस तो होना ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जब अच्छा होगा तो गुड गवर्नेंस होगी। गुड गवर्नेंस के लिए हम रूल ऑफ जस्टिस की बात करेंगे या रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। जब रूल ऑफ जस्टिस या रूल ऑफ लॉ की बात आती है तो निश्चित रूप से आपकी कानून व्यवस्था ठीक होना चाहिए। कानून व्यवस्था को हम कैसे समझेंगे? जो क्राइम्स हो रहे हैं उन पे अगर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर काय की कानून व्यवस्था? आज के जो हालात हैं, वर्तमान हालात हैं कानून व्यवस्था के, वो अगर संतोषप्रद उनको कहा जाए तो ठीक है, लेकिन संतोषप्रद से ऊपर कहा जाना अभी उचित नहीं है उसको। देखिए ना, साइबर क्राइम, रोज साइबर क्राइम हो रहे हैं। ये बात भी सही है कि साइबर क्राइम में जो क्रिमिनल होता है उसका इतना ज्यादा योगदान नहीं होता, वो क्रिमिनल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन जो हमारे विक्टिम होते हैं, विक्टिम के का भय या उसकी बुद्धिहीनता या ये कह लें कि उसकी कमजोरी उसको विक्टिमाइज कर देती है, उसकी वजह से विक्टिम बन जाता है। वो कहाँ डिजिटल अरेस्ट, आप देखिए आईपीसी, सीआरपीसी में या बीएनएस में, बीएनएसएस में, एविडेंस एक्ट में या और किसी माइनर एक्ट में या किसी स्पेसिफिक एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट की कोई व्याख्या नहीं। उसके बाद भी रोज डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लोग, बॉडी ऑफेंसेस लगातार हो रहे हैं। छोटी छोटी बात में जबलपुर जैसी जगह में अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केसेस हो जा रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामलों में भी बिल्कुल कोई नरेश जी, रिकॉर्ड ये नहीं आ रही। क्रिमिनल्स ने नया तरीका कहाँ से ढूंढ निकाला है डिजिटल अरेस्ट के? जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, धाराओं में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट बड़े से बड़े उद्योगपति हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, वो सभी हो रहे हैं और साइबर क्राइम का रेट जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ से हाँ, क्रिमिनल्स ने ये खोज निकाला है तरीका? यही मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। आज से 75 साल हो गए हमको आजादी हुए, 78 साल, उस समय तक के हम लोग 76 साल में कभी हमको डिजिटल अरेस्ट सुनने को नहीं मिला। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ती जा रही है, लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, नए प्रकार के अपराधों के शिकार भी हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट हो के फिर 2-2, 3-3 दिन तक के क्रिमिनल एक व्यक्ति को रोकर रखता है कि फोन से बात मत करना, आप किसी से मदद मत लेना, आप अपने घर के बाहर मत निकलना, और वो डिजिटल अरेस्ट हो गया अपने लाखों रुपए की संपत्ति गंवा देता है। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। आलोक जी देखिए, मतलब जितना लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, मतलब अपराध उतना ही बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से अभी हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि कई बार जितने एजुकेटेड, जितने बड़े लोग होते हैं, उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, घंटों तक उनसे कितनी सारी रकम वसूल ली जाती है। और साइबर क्राइम का ग्राफ अगर हम देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी मतलब जितना एजुकेशन उतना क्राइम बढ़ेगा। ये कैसा पैरेलल ग्राफ? साक्षी जी, साइबर क्राइम वर्तमान में संगठित अपराध बन गया है जो बड़े बड़े गिरोहों के माध्यम से संचालित होता है। खासकर इसका जो रैकेट है वो या तो झारखंड में मिलेगा या बिहार में मिलेगा, और मैक्सिमम जो क्राइम हुआ है, पुलिस ने जो पकड़े हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से पकड़े हैं। अब जहां तक बात है पढ़े लिखे लोगों की या उद्योगपति की या आम आदमी जो इसमें इसकी गिरफ्त में फंस जाता है, तो साक्षी जी वो डेकोरम इतना जबरदस्त बनाते हैं, इस तरीके से हिप्नोटाइज करते हैं, मैस्मराइज करते हैं, आदमी को सम्मोहित कर देते हैं कि आदमी की सोचने समझने की शक्ति लगभग शून्य हो जाती है। कई बार कई प्रोफेसर इसकी गिरफ्त में आए हैं, कई सीनियर ऑफिसर्स इसकी गिरफ्त में आए। कैसे आए? क्या उन्हें मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन इस तरीके से उनको सम्मोहित कर दिया जाता, झांकी बना के कि वो बेचारे कुछ सोच ही नहीं पाते और सोचने के लिए उनको समय भी नहीं दिया जाता। तो इस कारण साइबर क्राइम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बढ़ गया है, इकोनॉमिक ऑफेंस जिससे अपन बोलते हैं। साक्षी जी, हमारे साथ मोहनलाल मोदी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मोहनलाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा की आज बात की जा रही है। पीएचक्यू में जो बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली है, क्या लगता है इस बैठक से कितने बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं? और मोहन यादव के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो उनके कार्यकाल को अगर हम कंपेयर भी करें तो अब तक कानून व्यवस्था में क्या बदलाव और क्या सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिले मोहनलाल जी? साक्षी, हो ये रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर निसंदेह बहुत सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि यदि हम तुलना करें पिछली सरकार से, यानी सरकार तो बीजेपी की है, शिवराज सिंह जी की और इनकी तुलना करें तो थोड़ा सा कानून व्यवस्था में अंतर आया है, वो नकारात्मक अंतर है। साइबर क्राइम की बात ज्यादा हो रही है, इसको लेकर अभी हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। एक तो दूसरी बात ये, हमारे पास जो साइबर क्राइम की जो टीम है उस टीम को भी बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल शामिल हैं, आपको आश्चर्य होगा, वो 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक हैं, सब तरह के हैं। मतलब एक व्यक्ति 8वीं पास है, वो भी अपने क्राइम में पारंगत है, और एक आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है, वो तो पारंगत होना ही है।
तो कुल मिला के जिस तरह से ये लोग एक संगठित गिरोह चला रहे हैं, उसमें एक ठीक आक्रमण कम से कम केंद्रीय स्तर अपेक्षित है। इसमें मध्य प्रदेश शासन थोड़ा बाहर जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो क्राइम हो रहा है, मैक्सिमम क्राइम, जैसे मेरे अभी मित्र कह रहे थे कि वो झारखंड या बिहार से ये संचालित होता है, तो हाँ 90% ये वहीं से होता है। तो वो चीज पुलिस को मालूम ना हो, ये संभव नहीं है। और जहां तक मेरा क्राइम के बारे में मेरा जो आकलन है वो यही है कि पुलिस यदि कमर कस ले, क्राइम नहीं होने देना है, तो क्राइम नहीं होगा। जब पुलिस को मालूम होता है कहाँ सटोरिया बैठा है, कहाँ जुआरी बैठा है और चोर का इलाका कौन सा है, यदि किसी इलाके में चोरी हुई है तो ये किसने की होगी, ये पुलिस के मुखबिर को, पुलिस को मालूम होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी। नरेश जी, आवश्यकता है पहले तो मैं मोहनलाल जी के जो भी उन्होंने कहा है उस पर प्रतिक्रिया मांगूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, और फिर ये प्रश्न पूछने से भी पीछे नहीं हट सकते कि कई बार इस प्रकार की खबरें भी आती है कि जिसमें संलिप्तता पुलिस अधिकारियों की भी देखने के लिए मिलती है। यदि कोई कहीं पर क्राइम होने वाला है और उसका अगर पुलिस को है कि कहीं ना कहीं उससे हिंट है, तो और पुलिस भी चाहे, तो यही बात सामने आती है कि पुलिस भी चाहे तो फिर क्राइम नहीं होगा, और तो फिर क्यों नहीं ऐसा होता है? मुझे ये चीज थोड़ी सी समझिए, और फिर उनके बयान पर मुझे प्रतिक्रिया भी चाहिए आपकी। मोहनलाल जी, मुझे लगता है कि अजय देवगन की उस फिल्म के बारे में सोच के बोल रहे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के सामने से कोई जूता भी नहीं चुरा सकता। ऐसा नहीं है। पुलिस तो बड़ी प्रिवेंटिव एक्शन करती है। पुलिस को कभी भी ये मालूम नहीं होता कि फला व्यक्ति कोई क्राइम करने वाला है और उसको क्राइम करने की छूट दे दे। मुझे नहीं लगता, मैंने 38 साल पुलिस नौकरी की अधिकारियों पुलिस के में। सूत्र तो रहते हैं ना, पुलिस अधिकारियों के सूत्र तो पुलिस रहते हैं। अधिकारियों के सूत्र रहते हैं, कैसे कैसे क्राइम डिटेक्ट कैसे होता है। पुलिस अधिकारियों के बहुत अच्छे सूत्र होते हैं, जिसको मुखबिर तंत्र कहते हैं हम जी। आकलन हमारा बड़ा अच्छा होता है, सूचना तंत्र होता है। अपराधों के पहले का जिसको उसको बोलते हैं, वो सूचना तंत्र हमारे पास होता है। और उसकी वजह से प्रिवेंटिव ऑफ क्राइम तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होता ही है। प्रिवेंटिव एक्शन भी इसी आधार पर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। मैं एक छोटा सा 1 मिनट का उदाहरण दूंगा आपको। मैं कैंटोनमेंट में एसएचओ था, टीआई था यहाँ जबलपुर कैंटोनमेंट में। यहाँ एक कर्नल साहब मेरे पास आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, और आके उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ में पिक पॉकेटिंग हो गई है, मेरा जेब किसी ने काट लिया है, उसमें इतने इतने रुपए थे और आइडेंटिटी कार्ड था मेरा, फलाना कार्ड था, पैन कार्ड था, फलाना, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई कि ये चीजें थी। उनकी रिपोर्ट तत्काल दर्ज कर ली हमारे हेड कांस्टेबल साहब ने, और फिर वो उसमें मुकदमा भी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी उस मुकदमे का हुआ। कुछ दिनों बाद कर्नल साहब मुझे मिल गए, क्योंकि मैं जब भी जिस भी थाने में नौकरी करता था, पर्टिकुलर एक चौराहे पे मैं रात को 20 से 24 बजे तक के उपलब्ध रहता था। मतलब रात को 8 बजे से 12 बजे तक मैं किसी भी एक चौराहे पे उपस्थित होकर नौकरी करता था कि मैं यहीं रहूंगा। जिनको भी मिलना होता था वो जानते थे कि मैं कहाँ मिलूंगा, और वहां आके मुझसे मिलते थे। हम लोग जो पुलिसिंग करते थे वो ऐसी पुलिसिंग करते थे जिसमें प्रेजेंस ऑफ पुलिस शो होता था। पैदल पेट्रोलिंग करते थे, क्रॉस पेट्रोलिंग करते थे, और तमाम प्रकार से घूमते थे। मोटरसाइकिलों पे चीता था, शेर हुआ करता था हमारे पास में, मतलब टाइगर सेल, अलग अलग प्रकार की गाड़ियों के नाम रख के उसमें पेट्रोलिंग करते थे, टिकली गश्त करते थे, क्रॉस गश्त करते थे। आजकल बेसिक पुलिसिंग बिल्कुल खत्म हो गई। तो वो कर्नल साहब मुझसे कहने लगे कि साहब आप तो जानते हो कि वो कौन चोर है। वैसे ही मोहनलाल जी कह रहे हैं, लोगों का ये भ्रम रहता है, लोगों की ये बड़ा बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए कि लोगों को लगता है कि पुलिस को मालूम है किसने की है वारदात, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन आर देयर, एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते होंगे, तो फिर हर जगह, काबुल में भी गधे मिलते हैं, सब जगह ऐसा हो सकता है। क्या करें नरेश जी, आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है इस प्रकार के, ऊपर से साइबर क्राइम जैसी चीजें भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बिल्कुल थक हार कर पुलिस के पास आते हैं, और अगर पुलिस की तरफ से निराशा मिलती है ना तो बहुत दुख होता है फिर, क्योंकि वो वही कानून को ही सब कुछ समझते हैं कि लगता है कि अगर हमारे साथ कोई क्राइम हुआ तो कानून हमारे साथ है और हमको न्याय मिलेगा। निश्चित रूप से कोई स्वेच्छा से या घूमने फिरने की दृष्टि से या शौक से पुलिस के पास नहीं आता। वो जो परेशान होता है, सहायता के लिए पुलिस के पास आता। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बेसिक पुलिसिंग नहीं हो रही है। बेसिक पुलिसिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इतने कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए। आप जाके थाने में देखिए तो टीआई साहब जहां बैठते हैं वहां 2-2 एसी लगे हुए हैं, टेलीविजन लगा हुआ है, या कूलर लगा, ठंडा पानी की व्यवस्थाएं हैं। हम लोग सड़कों पे खड़े होकर पसीने में, गर्म धूप की लपेट, लू में नौकरी किया करते थे। ये 10 साल में ऐसा परिवर्तन हो गया है
कि टीआई अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलता। कई बार उसको नरेश कोई जी, चिंता- अब उसको कोई पता चिंता है ही नहीं। पुलिस अधिकारियों के फिटनेस को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब पुलिस अधिकारी स्वयं ही आप फिट देखिए नहीं है। मैम, मान लीजिए चोर का पीछा मुझे करना है, चोर को पकड़ना है, तो चोर तो कब का आगे निकल जाएगा। वो लोग तो फिर भी, उन लोगों की आदत रहती है फिट रहते हैं, और हम पुलिस अधिकारियों को देखते हैं वो ऐसे अनफिट नजर आते, कैसे फिर पीछा कर पाएंगे। जो पुलिस का रिस्पांस पीरियड नील होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। पुलिस को तत्काल रिस्पांस करना चाहिए। अब आप बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास गाड़ियां अच्छी नहीं है। एक से एक गाड़ियां हैं साहब, 90-90 लाख रुपए की गाड़ियां खरीदती थी गवर्नमेंट ने। ये जो आप 112 नंबर देख रहे हो, जी। इसकी कीमत अगर आप आकलन कर लोगे और इसमें मेंटेनेंस का क्या खर्च हो रहा है, उनके हैरान हो जाओगे। बिल्कुल। आलोक जी, एक बात इतना मैं इतनी समझना महंगी चाहूंगी, गाड़ियां लेके जी, अगर मुख्यमंत्री आपके ने जो चैनल आज से हमारी समीक्षा बात, बैठक ये की है महोदय, और मेरा साइबर, एक निवेदन सुनिए। जी आलोक जी, अगर हम आपके जी नरेश चैनल जी, के माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री महोदय तक के पहुंचती है, तो उनको बोलिए, उनको बताइए कि 2 दिन बाद वो समीक्षा कर लें। डीजी को और एसपी को जो कुछ भी कहा है सीएम महोदय ने, वो नीचे लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो थाना लेवल तक नहीं पहुंचेगी। सिपाहियों को नहीं पता पड़ेगा कि सीएम साहब ने क्या कहा है। आप 2-3 दिन बाद समीक्षा करवा लीजिए इसकी। आलोक जी, अगर वो ये बात तो हमारे एक बड़ी यहाँ पर हमारे टाइम में समीक्षा, आज से हम 10 लोगों साल की पहले ही, समीक्षा करने की आलोक जी यहाँ पर बात हो गई है कि डीजीपी मैं एसपी मैं स्तर के तो सभी मैं तो अधिकारी मैं तो यहाँ पर पुलिस का मौजूद थे। मतलब वो नीचे स्तर के अधिकारियों तक मैं पहुंच ही नहीं रही है। बात तो कानून व्यवस्था में सुधार नहीं कैसे पहुंच आएगा। रही, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पहुंच रही। और आलोक जी, अब आपसे केवल एक और पुलिस चीज मैं पुलिस समझना को चाहूंगी, नरेश जी आपको समय देती हूँ। साइबर अपराधों से निपटने के लिए जिस प्रकार से आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं लेने की यहाँ पर बात कही गई है, निर्णय लिया गया है, कितना प्रभावी इससे बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सारी चीजें, बेसिक पुलिसिंग नहीं है, डीजीपी एसपी स्तर के अधिकारी फिर नीचे सिपाही स्तर के अधिकारियों से अगर बात नहीं कर सकते, यहाँ पर ही कम्युनिकेशन गैप है, तो फिर बदलाव तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। साक्षी जी, अकेला साइबर क्राइम ही हुआ नहीं है इस प्रदेश के लिए, बहुत और सारी बहुत चीजें हैं, सारी महिला चीजें हैं अपराध हो, महिला जिनसे ये सुरक्षा को प्रदेश लेकर हो, ग्रसित हम है। लोगों ने ही बैठे बैठे यहाँ पर कितने लेट मी सारे कंप्लीट डिफॉल्ट फर्स्ट, निकाल लेट मी दिए। कंप्लीट फर्स्ट, यस यस यस। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अकेला साइबर क्राइम नहीं है, साइबर क्राइम को इतना बड़ा हमने हवा बना दिया है। अकेला साइबर क्राइम नहीं है, क्राइम के और भी कई तरीके हैं। जिस तरीके से ये प्रदेश नशे की गिरफ्त में आ रहा है और उड़ता पंजाब जैसा बनने जा रहा है, हमारा उस पर ध्यान क्यों नहीं है? इंदौर की स्थिति देखिए, ग्वालियर की स्थिति देखिए, स्मैक बिक रही है, चौड़े में बिक रही है, पुलिस पकड़ा रही है लेकिन बिक रही है। रीवा क्षेत्र में कब से बिक रहा है, पुलिस पकड़ रही है लेकिन बिक रही है। हमारी युवा पीढ़ी को किस तरीके से बर्बाद करने का जतन किया जा रहा है, हमारी नस्ल को बर्बाद करने का जतन किया जा रहा है। ये नस्ल अगर खराब हो गई तो ना पुलिस में सिपाही के भर्ती के लिए हमको बच्चे मिलेंगे, ना ही आर्मी में भर्ती के लिए बच्चे मिलेंगे। हम नशे के खिलाफ की तो बात करें, हम महिला छेड़छाड़ के खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहे? कितनी बच्चियां हर साल सुसाइड करती हैं, डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, इनको मालूम होगा। छेड़छाड़ से परेशान होकर कितनी बच्चियों ने सुसाइड किया, अभी रिसेंटली सागर में सुसाइड किया। और पुलिस क्या करती है? मैक्सिमम मामलों में दोनों पक्षों को बुला के थाने में समझौता कराती है। भाई समझौता क्यों करा रहे हो आप? छेड़छाड़ जैसे खतरनाक मामले में आप समझौता करा रहे हो और उसके बाद वो लड़का दोबारा उसको छेड़ रहा है, लड़की सुसाइड कर रही है। हम इस पर भी तो ध्यान दें ना, हम इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हम डंडा बैंक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? कितने लोग डंडा बैंक से त्रस्त होकर सुसाइड मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। बहुत खतरनाक आंकड़ा है सुसाइड का, साक्षी जी, बिल्कुल बहुत खतरनाक आंकड़ा है। 2023 का ही आंकड़ा इतना बड़ा है जिसमें 900 कुछ बच्चे और बच्चियां उन्होंने सुसाइड किया। ये कंफर्म उसमें नहीं हो पा रहा है कि यौन उत्पीड़न से सुसाइड किया है, कैसे किया है, लेकिन मैक्सिमम मामले जो बच्चियों के हैं वो इसी प्रताड़ना के कारण सुसाइड हो रहा है। हम इसको भी तो रोके ना, हम इसको क्यों नहीं रोक रहे? और सबसे बड़ी चीज, हम पुलिस सुधार की बात क्यों नहीं कर रहे? हम पुलिस से अपेक्षा तो सारी कर रहे हैं, लेकिन हम पुलिस को क्या दे रहे हैं? क्या प्रकाश सिंह साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलाया था, उसके आधार पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, क्या पालन हो रहा है? क्या 2 साल किसी एसएचओ को, किसी एसपी को, किसी एसडीओपी को उसके कार्य क्षेत्र में रुकने दिया जा रहा है? नहीं। आप ये तय मानिए कि आज भी पोस्टिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, आप इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मेरे भाई मोदी जी बैठे पत्रकारों को बता देंगे। कई जगह ऐसी बातें होती है कि यदि उसे निरस्त नहीं किया गया पुलिस अधिकारियों का तो तबादला कर दिया जाएगा। मुझे तबादले की नीति थोड़ी सी समझनी है कि आपने एक अधिकारी को कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला कर दिया क्योंकि कहीं पर अनियमितता सामने आई थी, तो क्या वो वहां जाके सुधर जाएगा अधिकारी? क्या वहां जाके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तबादला करने से? और उसके बाद महिला सुरक्षा की हम बात करें, पुलिस का डर ही नहीं है अपराधियों में।
बिल्कुल नहीं है, मैं मान रहा हूं ना, माननीय मोहन यादव जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं, उन्होंने कई कई तरीके से सुधार करने के जतन भी किए हैं। आपकी लेकिन आवाज वही चली बात गई, आपकी आवाज चली गई लेकिन साक्षी जी। वही बात नरेश जी वाली बात कि ग्रास रूट लेवल तक वो चीज आ नहीं पा रही है ना, कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है ना। जो बैठक भोपाल में हुई है, सेम बैठक जिला पुलिस अधीक्षक, ये आईजी अपने एसपी की और एसपी अपने एसओज की और एसओज अपने कांस्टेबल के साथ करे, तो वो कम्युनिकेट हो जाएगा मैसेज, बिल्कुल। वो मैसेज ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेट हो जाएगा। ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हर महीने इस प्रकार की बैठक होना चाहिए। भाई ग्राउंड जीरो पर आपने काम क्या किया, उसका आउटपुट क्या हुआ, जो निर्देश दिए गए थे उनका कितना पालन हुआ। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं है। एक कागज पीएचक्यू से चला, उसके बदले में यहाँ बस से एक ऊपर कागज ऊपर पहुंच सी जाएगा, बातें हो काम खत्म। जाती है, योजना बन गई, नीति बन गई, समीक्षा बैठक हो गई, अब सब ठीक हो जाएगा। और ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो अभी जनता अब भी परेशान है। मोहनलाल जी देखिए, नशे की बात अब यहाँ पर हो रही है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जितने ज्यादा युवा है वो नशे की ओर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जितने एजुकेटेड पीपल है वो इस ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब इससे निपटने के लिए पुलिस को की क्या भूमिका यहाँ पर होगी, ये तो खैर नरेश जी से हम जान लेंगे। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं, जो समीक्षाएं यहाँ पर की जा रही है, उसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन दिखता तो नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हम बात करें तो ये चीजें तो और बढ़ती जा रही है। चाहे कितनी भी बैठकों में हम बात कर लिए कि बिल्कुल कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, बहुत सकारात्मक बदलाव हो गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल जीरो। साक्षी जी, जैसे अभी मित्र हमारे आलोक जी और नरेश जी भी कह रहे थे कि मीटिंग की बात नीचे तक नहीं पहुंचती, ये बात सही है, इच्छा शक्ति की कमी है। नंबर 2, पुलिस में भर्ती बहुत बड़ी लेवल पर आवश्यक है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं समूचे देश की बात करूं तो पुलिस, एक एक पुलिस वाला 10-10 के बराबर काम कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन में है, उसके पास कब कॉल आएगा तत्काल फील्ड में आ जाओ उसको खुद नहीं मालूम होता है, तो टाइम से सो नहीं पा रहा, उसको ठीक से तनख्वाहें भी पता नहीं कितनी साल पुरानी तनख्वाह है उसका, खासकर जो कांस्टेबल है, जो जमीनी जो अमला है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मैं तो कहता हूँ इनका शोषण हो रहा है। अब आप इनसे उम्मीद करो कि ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर ये असंभव है। दूसरी बात ये है कि अब बात आती है कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा, तो आपको ध्यान होगा, हमारे नरेश जी इस बात को शायद पुष्टि करेंगे, एक शायद रक्षा समिति हुआ करती है, नगर एवं ग्राम रक्षा समिति, ये सामाजिक प्रयोग था तत्कालीन शासन का। ऐसी कोई एक और विधा, चाहे पुलिस तलाश है या गृह विभाग तलाश ले, तो समाज से जुड़ के मुख्य तंत्र को मजबूत करने की एक प्रणाली थी वो, जिसमें कुछ स्वयंसेवक सरकार को मदद करते थे। पता नहीं वो योजना कब हवा हो गई, जबकि एक प्रस्ताव यही आया था कि जिस तरह से रक्षा समिति के लोग पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, जब कोई इंटरव्यू होता है, जब कोई भर्ती होती है, तो रक्षा समिति के लोगों को 5% नंबर उनको बोनस के रूप में मिलना चाहिए, ताकि पुलिस भर्ती में उनको प्राथमिकता मिले। इससे क्या होता, समाज में पुलिस का जुड़ाव होता और मुखबिर तंत्र उनका बहुत मजबूत होता, और हुआ था, मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है। तो कुल मिला के पुलिस जब तक समाज से जुड़ के काम नहीं करेगी, आजकल एक पुलिस वाला किसी घर चला जाए तो बातें होने लगती है, अरे पुलिस वाला क्यों आया था, भरी वो रिश्तेदार हो उसका। बिल्कुल। तो पुलिस की शानदार तो अपेक्षित है कि पुलिस वाला घर आए, आदमी का सीना गर्भ से चौड़ा होना चाहिए। अरे इसमें पुलिस आई नरेश जी, है। एक बिल्कुल बिल्कुल एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए जो व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है, क्या संसाधन जो है उनकी अब भी कमी है, जिससे कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं जैसे बेसिक पुलिसिंग नहीं है, और भी क्या संसाधन होने चाहिए जिससे बेहतर पुलिसिंग हो जाए? ऐसा साक्षी जी, संसाधनों का जहां तक प्रश्न है, पुलिस संसाधनों से परिपूरित है, अच्छी से अच्छी गाड़ियां हैं उनके पास, मोटर मैंने जैसा भी जिक्र किया, देखिए आप 112 नंबर को, बिल्कुल। जो स्कॉर्पियो इनको मिली है, वो स्कॉर्पियो खरीदने की मैं तो आज की तैयारी कल्पना नहीं कर। अच्छी से अच्छी पुलिस है, अच्छे से अच्छे रहने के क्वार्टर्स बन गए हैं, थानेदार का बंगला देखिए, थानेदार का ऑफिस देखिए, कॉर्पोरेट ऑफिस बन गए उनके, सब कुछ अच्छा हो गया। कम्युनिटी पुलिसिंग की मोहनलाल जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत सक्सेसफुल हुई। ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के लोगों को प्रोवोकेट किया गया, उन्होंने बहुत पुलिस को सहयोग किया, लेकिन वहां में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। एमएलए साहब चाहने लगे कि मेरे 4 आदमियों को रख लो आप उसमें, वो चारों के चारों फट्टा जुआ शराब और स्मैक का व्यवसाय करते थे। उनको नगर रक्षा समिति में रखिए, उनको ग्राम रक्षा समिति में रखिए, इस प्रकार के नाटक मेरे ही कार्यकाल में होने लगे।
जब मैं नौकरी करता था रिटायर्ड नहीं होता तभी होने लग गया। ये सब जगह पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इन्वॉल्व हो रही है। इंटरवेंशन, ये तो बहुत बड़ी ये भी समस्या है। मुख्यमंत्री बिल्कुल, समय महोदय की सीमा है। नरेश जी, आपको महोदय को रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज बात यहाँ पर समीक्षा बैठक की हो रही है, कानून व्यवस्था की हो रही है। कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निर्देश तो दिए हैं, लेकिन कई सारी बातें निकलकर सामने आई है कि जो भी नीतियां बने, जो भी समीक्षा बैठक होती है, उनका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है और बदलाव सकारात्मक कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, कानून व्यवस्था में कितने बेहतर बदलाव हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इसकी भी समीक्षा करनी होगी। हर महीने या ग्राउंड लेवल तक सारी समीक्षाएं की जाए, हर महीने समीक्षाएं की जाए, ग्राउंड लेवल पर चेक किया जाए कि कितने लोगों को राहत मिल रही है, कितनी राहत नहीं मिल रही है, और समीक्षा बैठक का कितना ज्यादा फायदा लोगों को मिल रहा है। ये सारी चीजें देखने की बात होगी, तभी कानून व्यवस्था में कुछ बेहतर सुधार देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।